ये कहानी है गरीब कंचन की, जिस पर मुसीबतों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब उसके पति की आंखें खराब हो गई। असल में कंचन का पति सुरेश कांच के कारखाने में काम करता था, जहां कांच को पिघलाकर उससे रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने का काम होता था। सुरेश अपने काम में माहिर था, लेकिन ज्यादा वक्त भट्टी के सामने रहने की वजह से उसकी आंखों पर गहरा असर हो गया था। सुरेश की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती रही। नौबत यह हो गई कि अब सुरेश काम पर भी नहीं जा सकता था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी कंचन पर ही आ गई थी। मुझे माफ कर दे कंचन, मैंने तेरी बात कभी नहीं मानी। मुझे बहुत पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। अगर चला जाता तो ये नौबत ना आती। अब क्या होगा? घर का खर्चा, दोनों बच्चों का स्कूल, कैसे होगा ये सब? आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोचा है कि अब से मैं आपकी जगह जाकर काम करूंगी। लेकिन कंचन, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? करना पड़ेगा जी। घर के खर्च के साथ साथ आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। एक बार आपकी आंखें ठीक हो जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। कंचन अगले ही दिन कारखाने जाकर वहां के मैनेजर रंजीत से बात करती है। रंजीत बहुत ही खड़ूस आदमी था। वो पहले से ही सुरेश को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने कंचन को कारखाने में काम करने की इजाजत दे दी। ठीक है, तुम सुरेश की जगह काम तो कर सकती हो, लेकिन तनख्वाह उसके जितनी नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो जितना काम करता था उतना तो हो नहीं पाएगा तुमसे। नहीं साहब, मैंने अपने पति से सब काम सीखा हुआ है, मैं सब कर लूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है साहब, मेरे पैसे कम मत कीजिए। तुम्हारे पैसे? ऐसे कैसे? तुम जिस लायक हो उसी हिसाब से पैसे दे रहा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। कंचन को मजबूर होकर रंजीत की बात माननी ही पड़ी। हालांकि कारखाने में उसके लिए सिर्फ तनख्वाह ही कम हुई थी, काम नहीं। सुनो तुम, यहां इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? ये जगह साफ सुथरी रहनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी? लेकिन साहब, मैं तो ये चूड़ियां। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये रहने दो। ऐसा करो, कल से आते ही सबसे पहले पूरे कारखाने में झाड़ू पोछा किया करो और फिर इधर आया करो। रंजीत आधी तनख्वाह देकर कंचन से चूड़ियां बनवाने के साथ साथ पूरे कारखाने में साफ सफाई का काम भी करवा रहा था। कंचन मजबूर थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सारा काम करती रही। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने घर के खर्च को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उसने घर पर भी एक छोटी सी भट्टी तैयार की और घर पर भी अपने हाथों से चूड़ियां बनाने लगी, जिन्हें उसकी बड़ी बेटी पिंकी अपने घर के बाहर ही बेचने लगी। माँ, तुम शाम को जल्दी आ जाना, आज मैं भी सीखूंगी तुमसे चूड़ियां बनाना। नहीं बेटा, तू वैसे ही मेरी बहुत मदद करती है, तू घर संभाल लेती है, वही बहुत है बेटा। लेकिन माँ, आप जितनी चूड़ियां बनाकर दे जाती हो वो तो दिन से पहले ही बिक जाती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता बेचने के लिए। आपको मालूम है, पड़ोस में जो अशोक अंकल की दुकान है, वहां सारा दिन चूड़ियां बिकती हैं, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास आते हैं। लोगों को अशोक अंकल से ज्यादा हमारी चूड़ियां पसंद आ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कारखाने का काम छोड़ दूं? तुझे क्या लगता है पिंकी, अगर मैं सारा दिन घर पर ही चूड़ियां बनाऊं तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा माँ, हम दोनों मिलकर चूड़ियां बनाएंगे और बेचेंगे। तुम देखना, अशोक अंकल से ज्यादा चलेगी हमारी चूड़ियों की दुकान। कारखाने में ज्यादा काम करके भी कंचन को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे और घर पर उसके हाथ की बनाई हुई चूड़ियां लोग हाथों हाथ खरीद रहे थे। ये देखकर कंचन ने कारखाने की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है, तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दो तो 2 ही दिन में तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं। अच्छा खासा काम कर तो रही हो, घर बैठकर भी क्या करोगी हैं? नहीं साहब, मैं घर पर बैठूंगी नहीं, बल्कि काम ही करूंगी। आप बस मेरा हिसाब कर दीजिए। हिसाब विसाब कुछ नहीं है तुम्हारा, ऐसे अचानक काम थोड़ी ही छोड़ सकती हो, कम से कम 1 महीने पहले बताना पड़ता है। चलो जाओ, निकलो यहां से। रंजीत ने एक बार फिर कंचन के साथ धोखा किया था, लेकिन इस बार भी कंचन ने उससे बहस नहीं की। वो बिना पैसे लिए ही घर वापस आ गई और फिर उसके पास जो भी पैसे थे उन्हीं से उसने कच्चा माल खरीदा और पूरी मेहनत से चूड़ियां बनाने लगी। देखते ही देखते
कंचन का काम चल निकला। दूर दूर से लोग कंचन से उसकी बनाई हुई चूड़ियां खरीदने आने लगे और पास वाले अशोक की दुकान ठप पड़ने लगी। पहले कम आफत थी, जो अब ये माँ बेटी भी आ गए मेरा काम खराब करने। क्या करूं, इतनी महंगी महंगी चूड़ियां खरीद कर लाया हूं, लेकिन कोई इनकी तरफ देख भी नहीं रहा। कुछ तो करना ही होगा। अशोक अपनी दुकान में बेचने के लिए चूड़ियां उसी कारखाने से खरीद कर लाता था जहां रंजीत मैनेजर था। इसी वजह से उसकी रंजीत से अच्छी बातचीत थी और वो ये भी जानता था कि सुरेश की जगह कंचन वहां काम करने जाया करती थी। लेकिन अब जब कंचन ने अपना काम शुरू कर दिया तो उसकी दुकानदारी पर इसका बहुत फर्क पड़ने लगा। अशोक ने इस बारे में रंजीत से बात की। अच्छा, तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, अपना काम करेगी। लगता है अपनी औकात भूल गई है। तो याद दिला देते हैं ना उसे उसकी औकात। मैं भी कितने दिनों से इसी बारे में सोच रहा हूं। देखो भाई, अभी तो मेरी दुकान ढीली की है उसने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही कारखाने के काम पर भी असर पड़ने लगेगा। तो भाई, वक्त रहते ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अशोक और रंजीत एक साथ थे। वो कंचन का काम बंद करवाने की योजना बनाने लगे। दूसरी तरफ कंचन खुश थी क्योंकि उसकी चूड़ियों की दुकान अच्छी चल रही थी। घर का खर्च और बच्चों के स्कूल की फीस भरने के बाद भी अब कंचन पैसे बचाने लगी थी। देखो जी, बस थोड़े से पैसे और चाहिए, फिर हम आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा सकेंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर अपना काम संभालेंगे। हाँ कंचन, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। अब मुझे भी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था क्योंकि रंजीत और सुरेश ने योजना बना ली थी। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर रात के वक्त कंचन के घर भेजा। उन गुंडों के पास हथियार थे जिनका डर दिखाकर उन्होंने कंचन से उसके सारे पैसे छीन लिए। साथ ही उसकी बनाई सारी चूड़ियां भी चकनाचूर कर दी। ऐसा मत करो, भगवान के लिए रुक जाओ। हमने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये सब क्यों कर रहे हो? कंचन एक बार फिर मुसीबतों से घिर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे हर हाल में अपना चूड़ियां बनाने का काम फिर से शुरू करना था, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पास बिल्कुल नहीं थे। जब कहीं से बात नहीं बनी तो हार मानकर उसने फिर से कारखाने में काम करने का फैसला किया। वो रंजीत से बात करने के लिए कारखाने पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। कारखाने के एक हिस्से में एक दिन पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। काफी सारा तैयार माल बर्बाद हो चुका था और कारखाने का मालिक इसके लिए रंजीत को डांट रहा था। रंजीत, ये सब जो हुआ है उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। 2 दिन में ये सारा माल डिलीवर होना था। इतना बड़ा ऑर्डर है। मैं पैसे एडवांस भी ले चुका हूँ जिन्हें मैं किसी हाल में वापस नहीं करूंगा। कान खोल कर सुन लो, माल कैसे तैयार होगा ये तुम जानो। साथ ही ये भी जान लो, अगर माल तैयार नहीं हो पाया तो नया मैनेजर ढूंढने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर कारखाने का मालिक वहां से चला गया। मुश्किल में अब रंजीत भी था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कंचन उसके पास आई और बोली, साहब, यहाँ जो कुछ हुआ वो भगवान की मर्जी थी। मुसीबत में मैं भी हूँ और आप भी, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो दोनों का काम बन सकता है। क्या कहना चाहती हो तुम? भला मेरी क्या मदद करोगी? साहब, आपके पास मशीनें हैं और मेरे पास मेहनत। मैं 2 दिनों में ऑर्डर के लिए सारी चूड़ियां तैयार कर सकती हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे मेरी मेहनत का वाजिब पैसा देंगे। रंजीत के पास और कोई तरीका नहीं था। रंजीत ने कंचन को सही पैसे देने का वादा किया और कारखाना उसके हवाले कर दिया। कंचन ने कुछ मजदूरों की मदद से 2 दिनों तक लगातार कारखाने में काम किया और तय वक्त से पहले ही सारी चूड़ियां बनाकर तैयार कर दी, वो भी पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ। ऑर्डर सही वक्त पर पूरा हो गया और रंजीत की नौकरी भी बच गई। अब मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत बर्ताव किया, और तो और उस अशोक की बातों में आकर मैंने ही तुम्हारे घर पर उन गुंडों को भेजा था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूं। साहब, आप फिर कभी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। इसी से मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कंचन ने रंजीत को माफ कर दिया था क्योंकि अब वो वाकई बदल चुका था। कंचन ने एक बार फिर सब ठीक कर लिया था। उसने कई दिनों तक कारखाने में काम किया। रंजीत अब उसे काफी अच्छी तनख्वाह दे रहा था, जिसकी मदद से कंचन ने सुरेश की आंखों का ऑपरेशन करवा लिया और फिर सही मायने में सब ठीक हो गया।